हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने अभी तक कवर कर लिया है और ये इसका आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में, उत्सर्जन तंत्र। 6 वीडियो अभी तक इस लेक्चर यानी कि इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं और ये है इसका 7वां पार्ट जिसमें आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप फिर से कॉपी पेन लेके अपने साथ बैठेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। सबसे पहले समझ लीजिए कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन शब्द का मतलब होता है बाहर निकालना या त्यागना। हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, आप जानते हैं। हम खाना खाते हैं, वो खाना पचता है और फिर पचकर खून के माध्यम से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हम सांस लेते हैं, वो भी खून के माध्यम से होते हुए कोशिकाओं में पहुंचती है, जहां पर ऑक्सीजन और भोजन की सहायता से हमें ऊर्जा मिलती है। और इस पूरे प्रक्रम में ये जितनी भी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, इनमें कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या उनकी ज़रूरत नहीं होती है हमारे शरीर को, तो उनको शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है, हम समझ गए। तो यही जो हमने समझा उसे लिख लेते हैं थोड़ा। किस प्रकार से लिखेंगे? उपापचयी प्रक्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। वही बात है, उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से अवशिष्ट पदार्थ या फिर अतिरिक्त लवण पैदा होते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के लिए यानी कि उत्सर्जन के लिए शरीर में एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है। जैसे पाचन के लिए एक तंत्र था पूरा, जिसमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब मिलकर एक पाचन तंत्र बना रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऑर्गन मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। सिंपली जो अंग उत्सर्जन से संबंधित होंगे उत्सर्जन अंग, और उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उन अंगों को हम मिलाकर एक तंत्र कह देते हैं जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और क्या क्या है वो अंग, देखते हैं। सबसे पहले है वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनियाँ यानी यूरिटर्स, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और अंत में मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा। डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये अंग होते हैं। सबसे पहले हमने देखा किडनी। ये आपको 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे वो राजमा की दाल होती है ना, ठीक वैसे ही। तो इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं किडनी। इनका आकार होता है हथेली के बराबर। जितना हमारा हाथ यानी जो हमारी पाम यानी हथेली होती है उतना लगभग इनका आकार होता है, ठीक है। और ये हमारे जो बॉडी की कैविटी होती है सेंट्रल भाग में स्थित होते हैं, पीछे की तरफ, आमाशय से पीछे, यानी कि जो हमारा पेट यानी स्टोमक है उसके पीछे की तरफ होते हैं। कशेरुक दंड होता है जो हमारा, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ ये उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। और यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि जो दाईं किडनी होती है ये वाली, ये थोड़ा सा नीचे की होती है, मतलब नीचे की ओर होती है स्थित। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये है बाईं किडनी, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, और ये जो दाईं किडनी है ये थोड़ा सा नीचे की ओर है, एक लेवल पे नहीं है। अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाली किडनी के पास थोड़ा सा गैप है, यानी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। कौन सी? दाईं वाली। और ये बाईं वाली थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होती है। ये बस एक छोटी सी बात है जिसे हम ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए याद रखेंगे। तो ये किडनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मूत्रवाहिनियाँ। किडनी से जो 2 नलियाँ निकल रही हैं ये कहलाती हैं, पतली पतली नलियाँ कहलाती हैं मूत्रवाहिनियाँ यानी कि यूरिटर्स। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है एक थैली जैसी संरचना। एक थैली की जैसी जो संरचना है इसे हम कहते हैं मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें यूरिन इकट्ठा होता है। हमारे शरीर में जो रक्त छनकर मूत्र लगातार बनता रहता है और उसके बाद वो कहाँ इकट्ठा होता है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में। ऐसा तो है नहीं कि हम हर घड़ी बार बार टॉयलेट जाते रहें, तुरंत जैसे यूरिन बनता रहे निकालते रहें, नहीं। वो कुछ देर पहले जमा होता है और जब उसकी मात्रा काफ़ी हो जाती है मूत्राशय में तो दिमाग को संदेश जाता है कि अब इसे शरीर से बाहर उत्सर्जित करना है। और उसके बाद ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा के द्वारा, ये जो पतली नली है इसके द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों अंग मिलकर बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब यहाँ
इन चारों ऑर्गन्स में से जो स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल से पढ़ना है वो है किडनी। किडनी क्यों? क्योंकि यही वो संरचना है जिसमें रक्त क्षमता है, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन बनता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो मशीन्स हैं छोटी छोटी, इनमें किस प्रकार से ब्लड छन रहा है और यूरिन बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्रियाविधि और स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको अब आगे से जल्दी से समझ लेते हैं। वृक्क यानी कि किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, ये हम जानते हैं और हमने देख भी लिया कि ये शरीर में कहाँ स्थित होती है, और इसी का स्ट्रक्चर अब हम समझने वाले हैं। ये देखिए, ये है एक किडनी का डायग्राम। इतना तो हम बेसिक जानते हैं कि गहरे भूरे कलर की होती है, यानी ब्राउन, डार्क ब्राउन, और इसका जो शेप होता है वो होता है बीन शेप्ड। कैसा शेप होता है इसका? इस प्रकार से देखिए, ये है बीन शेप्ड। जैसे दाल राजमा का दाना या फिर जो सोयाबीन का दाना होता है ना, उसके आकार का इसका शेप होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, क्या क्या लिखना है इसके बारे में। यह सेम के दानों के आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। क्लियर है हमें ये बात? आगे बढ़ते हैं। ये उदर गुहा में, उदर गुहा मतलब पीठ की तरफ, यानी कि उदर गुहा का मतलब होता है कि पेट की गुहा, कैविटी है जो हमारे, जहाँ पर हमारा उदर यानी कि हमारा जो स्टोमक है, वहाँ पर जो कैविटी है उसमें पीठ की ओर यानी कि पीछे की तरफ, और आमाशय के नीचे, आमाशय से थोड़ा सा नीचे की तरफ कशेरुक दंड के दाएं और बाएं भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा पेट है उससे थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित होते हैं, और पीछे की ओर यानी कि जिस तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस ओर ये स्थित होते हैं, और जो कशेरुक दंड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है उसके दाएं और बाएं भाग में ये स्थित होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन भी हम जान गए हैं। दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। हम पहले ही जानते हैं कि दायां थोड़ा नीचे होता है और बायां थोड़ा ऊपर। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है, और इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है हाइलम। क्या है? ध्यान से देखिए, मैं इस इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ये जो येलो कलर जहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइलम। और इसी पार्ट में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, धमनी का कलर रेड करके। इसी पार्ट में यानी कि हाइलम में ही क्या होता है, धमनी अंदर आती है और शिरा यानी कि वेन हाइलम से ही बाहर की ओर निकलती है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर किडनी में धमनी आती है और जहाँ से शिरा बाहर निकलती है, वो वाला एरिया यानी कि ये छोटा सा बीच वाला एरिया हाइलम कहलाता है। ठीक है, इस बात को हम समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग यानी कि बाहरी भाग, प्रांतस्थ को आप इग्नोर कर दीजिए, शब्द को थोड़ा कठिन है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग। प्रांतस्थ मतलब बाहर वाला और अंतस्थ मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो बाहर वाला भाग कहलाता है किडनी का कॉर्टेक्स, और भीतरी अंतस्थ भाग कहलाता है मेडुला। पहले इनको देख लीजिए, डायग्राम में समझ लीजिए। ये वाला पोर्शन इतना, ये जो बाहर की पट्टी दिखाई दे रही है इतना, ये वाला भाग हो गया आपका कॉर्टेक्स। और अंदर वाला भाग भी देख लेते हैं फिर कौन सा है। और जो बचा है ये हाइलम के बाहर जो बचा है इतना, ये वाला भाग हो गया इसका मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए कि किडनी में 2 पोर्शन होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और उसके अंदर वाली जो एरिया होता है वो होता है मेडुला। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो मेडुला होता है यह 15-16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं डायग्राम को। अब यहाँ पर देखिए, ये मेडुला में आपको पिरामिड जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये एक पिरामिड, 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 पिरामिड। ठीक है, तो मेडुला में 15 या 16 के आसपास क्या पाए जाते हैं, पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इतना हम समझ गए कि किडनी में कौन कौन से भाग होते हैं। कॉर्टेक्स होता है बाहर की ओर, अंदर की ओर होता है मेडुला। आगे, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचना इकाई अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे तुरंत कोशिका यानी कि सेल। तो वैसे ही जो किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, वो है वृक्काणु या नेफ्रॉन जिसे हम कहते हैं। यानी कि जो फंक्शनल यूनिट है मेनली किसकी, किडनी की, वो है आपका नेफ्रॉन। बहुत सारी नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, लगभग 10 लाख के बराबर नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। और
उन्हीं नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन किसका, ब्लड का, और क्या बनता है, यूरिन। तो यहाँ पर देखिए ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर हमने इस वाले पोर्शन को जूम कर लिया तो हमें क्या दिखाई दिया, एक नेफ्रॉन। ऐसे ही इस किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, नेफ्रॉन 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 नेफ्रॉन, बहुत सारे इस प्रकार से यहाँ नेफ्रॉन भरे पड़े होंगे। 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये छोटी छोटी नेफ्रॉन ही होती हैं प्रत्येक किडनी में, जिनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर यूरिन बनता है। और क्योंकि इंपॉर्टेंट है यूनिट, यानी नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किडनी का, क्योंकि इसी में सारा काम होता है, इसलिए हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम समझते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना हम पहले इस डायग्राम से समझेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे नेफ्रॉन का, और फिर ये जो लिखा हुआ है ये हमको बहुत ही आसानी से चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, डायग्राम को, आखिर नेफ्रॉन है क्या और कैसा दिखता है। तो नेफ्रॉन कुछ भी नहीं है, बस एक ट्यूब है, एक नलिका है। और वो कैसी नलिका है, वो एक ऐसी नलिका है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ डायग्राम को, देखिए वो एक नलिका है ये, जो एक कप बनाकर शुरू होती है। किस प्रकार से शुरू होती है, एक कप बनाकर, और उसके बाद वो नलिका इस प्रकार से मुड़ जाती है, फिर इस प्रकार से नीचे की ओर जाती है, फिर ऊपर आकर ऐसे यू शेप बनाती है और फिर दोबारा से मुड़ जाती है और लास्ट में इस प्रकार से एक मोटी नली बना लेती है। यही है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। फिर से मैंने क्या बोला, देखिए कैसे शुरू होती है वो नली। नेफ्रॉन एक नलिका है जो कहीं पर कुंडलित होती है और कहीं पर सीधी होती है और कहीं पर एक स्ट्रक्चर बना लेती है कप जैसा। तो देखिए ये नली शुरू होती कैसे है, ये एक कप बनाकर शुरू होती है ऐसे। ये देखिए फिर से ठीक से बना लेता हूँ थोड़ा से, इस प्रकार से ये कप बनाकर ये नली शुरू होती है। उसके बाद ये मुड़ती है, फिर नीचे की ओर जाती है, फिर ऊपर की ओर आती है, ऐसे यू आकार बनाती है, फिर से मुड़ जाती है और फिर एक सीधी नली बना लेती है। यही है बस नेफ्रॉन। अब हमें बस इसके भागों के नाम को देखना है कि कौन से नाम को हम क्या बोल रहे हैं, और हमें आराम से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नली ने प्रारंभ में एक कप बनाया, इस प्रकार से एक कप शेप बनाया, उसे हम नाम देते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखेंगे, बोमेन संपुट एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर धमनिका आती है। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक पतली नली आ रही है जो ब्लड ला रही है। धमनिका मतलब पतली वाली धमनी को हम धमनिका कहते हैं। जो मोटी मोटी नलियाँ होती हैं, धमनी होती हैं, वो आगे जाकर शाखित होकर पतली पतली नलियाँ बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं धमनिका। ठीक है, तो इस बोमेन संपुट में एक पतली सी धमनी आती है। जब वो अंदर आती है वो धमनी इस प्रकार से, तो वो अंदर एक जाल बना लेती है ऐसे। जाल बनाने के बाद वो फिर बाहर निकल आती है। ठीक है, तो जब धमनी अंदर की ओर आती है यहाँ इस प्रकार से, तब हम उसे कहते हैं अभिवाही धमनिका। जब धमनिका बोमेन संपुट में अंदर की ओर आती है ये वाली, तब हम उसे कहते हैं अभिवाही धमनिका। और जब वो जाल बनाने के बाद बाहर निकल जाती है तब हम उसे कहते हैं अपवाही धमनिका। तो ये वाली हो गई अपवाही, और जब वो अंदर आई तब वो हो गई अभिवाही धमनिका। तो हम समझ गए कि धमनिका को कब हम अभिवाही बोलेंगे और कब हम उसे अपवाही बोलेंगे। और जब वो धमनिका बीच में एक जाल बनाती है अंदर आकर और फिर बाहर निकल जाती है, तो जो वो जाल बनाती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ठीक है, दो नाम है इस जाल के जो धमनिका ने बनाया, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है केशिका गुच्छ। ठीक है, केशिका क्योंकि पतली नली को हम हमेशा केशिका कहते हैं, और क्योंकि वो गुच्छा जैसा है तो केशिका गुच्छ, और बाकी इसका दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोमेन संपुट से शुरू हुई थी नलिका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बोमेन संपुट से नलिका शुरू हुई थी जिसके अंदर ग्लोमेरुलस बन गया है। अब वो नलिका आगे बढ़ती है और इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है। तब हम इस कुंडलित भाग को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ मतलब करीब या पास। किसके पास? जो नलिका कुंडलित होती है और बोमेन संपुट के पास होती है उसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद ये नलिका आगे की ओर बढ़ती है और नीचे की ओर जाती है। ठीक है, तो जब नीचे की ओर ये नलिका जाती है तो ये वाला भाग इसका कहलाता है
अवरोही। अवरोही क्या कहलाता है? अवरोही। अवरोही मतलब घटना या फिर नीचे की ओर जाना, ठीक है। फिर ये नलिका इस प्रकार से यू आकार बनाकर ऊपर की ओर चढ़ती है। जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है नलिका, तब हम इसे कहते हैं आरोही। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आरोही। आप इतना समझ लीजिए कि नलिका का ये वाला भाग इतना अवरोही है और इस तरफ का जो ऊपर की ओर वाला भाग है वो आरोही है, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब देखेंगे कि नली जो इस प्रकार से यू जैसा स्ट्रक्चर बना रही है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। फिर उसके बाद जब नली पूरी ऊपर आ जाती है, उसके बाद ये दोबारा से कुंडलित हो जाती है, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब दूरस्थ क्यों कहा? क्योंकि ये वाला भाग बोमेन संपुट से दूर है और कुंडलित है, इसलिए कुंडलित नलिका। और उसके बाद अंत में जो संरचना नली बनाती है वो है संग्रह वाहिनी। तो इस प्रकार से ये नेफ्रॉन की पूरी संरचना है। हम एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने देखा कि नली में सबसे पहले बनाया बोमेन संपुट, यानी एक कप जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। फिर नली आगे बढ़ी और कुंडलित हो गई, इसे हमने कहा समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये बोमेन संपुट के करीब है। फिर ये नली नीचे गई तो हमने कहा अवरोही नलिका। फिर यू आकार बनाकर ऊपर चढ़ गई तो ये वाला भाग, इतना पोर्शन कहलाया आरोही नलिका, ठीक है। और जो ये यू आकार था ये कहलाया लूप ऑफ हेनले। इसके बाद नली फिर से कुंडलित हुई, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और लास्ट में संग्रह वाहिनी। तो ये है पूरी संरचना नेफ्रॉन की। अब हम इसको देखते हैं कि लिखा क्या है और कैसा इसको लिखना है एग्जाम में, और बहुत अच्छे से हमें ये समझ आ गया है, बहुत आसान लगेगा अब आपको ये, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। हर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लगभग इसके ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नेफ्रॉन की नलिका में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमें, एक समीपस्थ है और एक दूरस्थ भाग है, दो भाग हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये हम जानते हैं कि नलिका सबसे पहले क्या बनाती है? बोमेन संपुट, जिसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस संपुट में रक्त केशिकाओं का, कोशिका नहीं केशिकाओं का, कोशिका सेल होती है और केशिकाएं पतली पतली नलिकाएं। तो इस संपुट में रक्त केशिकाओं का एक जाल होता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये जो जाल बनाया था अभिवाही धमनिका ने आकर और फिर बाहर निकल गई थी, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में जो भी संरचनाएं थी हम इन्हें बहुत आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस स्ट्रक्चर में जितनी भी संरचनाएं देखी उनका एक बार क्रम देख लेते हैं। तो नलिका सबसे पहले क्या बनाती है? बोमेन संपुट, मैंने ये बताया था आपको, जिसके अंदर केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस होता है, ये रहा वो। इसके बाद आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये वाला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद आता है अवरोही नलिका, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग क्या कहलाता है? अवरोही नलिका। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, ये जो यू आकार है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या आता है? देखिए आरोही नलिका। तो यहाँ से ऊपर जो नलिका चढ़ती है, इतना वाला भाग, ये देखिए कलर चेंज कर देते हैं, इतना वाला भाग ये जो इसका है ये कहलाता है आरोही नलिका। इसके बाद आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये रही दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसके बाद अंत में संग्रह वाहिनी। तो इस प्रकार से हम पूरी जो नेफ्रॉन की एक नली होती है, नेफ्रॉन कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था, एक नली है जो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस प्रकार से हम इस पूरी नली के स्ट्रक्चर को समझ गए हैं। और इस नली का जो सबसे प्रारंभिक सिरा है यानी बोमेन संपुट, उसके अंदर आती है धमनिका और बनाती है ग्लोमेरुलस। बहुत क्लियर हमें इसका स्ट्रक्चर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले इस स्ट्रक्चर में हम एक और बात ध्यान रखेंगे कि इस जो नली है, ये जो पूरी नली है किसकी? नेफ्रॉन की, इसके चारों तरफ रुधिर केशिकाएं, यानी कि जो पतली पतली नलियां होती हैं जिनमें रुधिर बहता रहता है, यानी कि धमनिका और शिरा, ये इस पर लिपटी होती हैं। क्यों लिपटी होती हैं? क्योंकि जो इस नली में यूरिन बह रहा है, यूरिन अभी पूरा बना नहीं है, इसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ बह रहे हैं। कभी कभी इसमें काम के पदार्थ भी चले जाते हैं, तो उनका फिर से अवशोषण करना होता है शरीर में, ताकि शरीर से किसी अच्छे यानी आवश्यक पदार्थ की हानि ना हो। तो इसलिए इसके चारों तरफ से क्या लिपटी होती हैं? रक्त नलियाँ। और एक और कारण है इसके चारों तरफ रक्त नलियों का लिपटने का, कि ताकि अगर रक्त में कुछ अशुद्धि रह जाए
तो वो सीधे डायरेक्ट इस नली में फिर से स्रावित कर दी जाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके इस तरफ देखिए, ऐसे इसके चारों तरफ रक्त नलिका यानी कि धमनिका और शिराएं लिपटी हुई हैं। क्यों? ताकि इसमें अगर कुछ काम की चीज़ है इस नली में, नेफ्रॉन की नली में, तो उसको अवशोषित कर लें, और अगर रक्त की जो नलियाँ हैं इनमें कोई अवशिष्ट पदार्थ हैं तो उसको इसमें स्रावित कर लें। तो अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास है स्ट्रक्चर हमने बहुत आसानी से और अच्छे से समझ लिया है नेफ्रॉन का। अब हमारे पास है नेफ्रॉन की क्रियाविधि। भाई संरचना तो समझ गए, लेकिन अब देखना तो है कि ये संरचना काम कैसे करती है, किस प्रकार से ब्लड का फिल्टर होकर यूरिन बनता है। देखते हैं। लिखा है, नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा है नलिका स्रावण यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप हैं जिसके द्वारा नेफ्रॉन में ब्लड से बनता है यूरिन, और हम एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, आप इनको कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा और ये चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। तो हम सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं यहाँ पर, जो क्या है, जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो होता कहाँ पे है। इस नली में एक ही नली है, तो इस नली के कौन से भाग में ये होता है? तो ये होता है यहाँ, जो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस वाला भाग है, यहीं पर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसीलिए इसका नाम ग्लोमेरुलस से पड़ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में ही मेन फिल्टर होता है। ठीक है, तो इस वाले भाग को यानी कि ये जो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस वाला भाग है, इसको हम बड़ा करके जूम करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो ये हमने इस वाले भाग को करा बड़ा, तो ये है हमारे पास कौन सा भाग, जिसमें हमारे पास है बोमेन संपुट। ये रहा, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है बोमेन संपुट, और इसके अंदर ये जो जाल है धमनिका का बना हुआ, ये है ग्लोमेरुलस। इसी को हमने समझना है। तो जैसे हम पहले भी जानते हैं इस चीज़ को कि इसके अंदर यानी कि बोमेन संपुट के अंदर जो धमनिका आती है, पतली नली, उसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका, और वो यहाँ पर एक जाल बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं, और फिर बाहर निकल जाती है जिसे हम अपवाही धमनिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि अभिवाही धमनिका थोड़ा मोटी होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, और ये पतली होती है अपवाही धमनिका। ठीक है, इस बात को हमने ध्यान रखना है। ये वाली हो गई मोटी और ये थोड़ा सा पतली है, ये वाली। इससे क्या होता है तो देखेंगे आप कि यहाँ जब मोटी धमनी से रुधिर यानी मोटी धमनिका से रुधिर अंदर आएगा तो वो ज़्यादा मात्रा में आएगा और इस केशिका गुच्छ में भर जाएगा। ठीक है, यानी ग्लोमेरुलस में। और उसके बाद जब उसे बाहर निकलना होगा तब बहुत पतला रास्ता उसे मिलता है, क्योंकि अपवाही धमनिका क्या होती है, पतली होती है। अब अपवाही धमनिका पतली है तो रुधिर को बाहर अंदर तो आ जाता है वो बोमेन संपुट यानी कि ग्लोमेरुलस में, लेकिन बाहर कम स्पीड से निकल पाता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है। यहाँ क्या बन जाता है, एक अच्छा खासा जो होता है दबाव बन जाता है, किस पर, ग्लोमेरुलस पर। और इस दबाव के कारण ही इस ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ से अवशिष्ट पदार्थ छनकर कहाँ आ जाते हैं, यहाँ बोमेन संपुट में। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्च दबाव के कारण केशिका गुच्छ में क्या होता है, फिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और क्योंकि ये फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में हो रहा है, इसीलिए हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि किस प्रकार से यहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है और अवशिष्ट पदार्थ बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो हमने इस डायग्राम से समझ ली है उसी को थोड़ा नोट कर लेते हैं और आपके नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ। तो देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। अभिवाही धमनिका रक्त के साथ, अभिवाही यानी ये वाली, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। अभिवाही धमनिका ब्लड के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें लाती हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि। कहाँ लाती है, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में। ये पदार्थ ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन संपुट में चले जाते हैं। वही बात है जो हमने डायग्राम में सीखी थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है अपवाही धमनिका जो बाहर निकलती है, ये वाली
अपवायी धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त दबाव बढ़ जाता है, यह हम समझ चुके हैं, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब हाई प्रेशर पे होती है। और उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? उच्च दाब में जो फिल्ट्रेशन होता है उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये शब्द आप ध्यान रखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा? क्योंकि फिल्ट्रेशन बहुत हाई प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए उसे कह दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, जो नेफ्रॉन की क्रियाविधि का पहला चरण है। तो क्या हो गया? अभी तक हमने देख लिया है कि रक्त से छनकर अवशिष्ट पदार्थ आ चुके हैं बोमेन संपुट में। अब देखते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो अब समझते हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि का दूसरा चरण, जिसका नाम है वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता कहाँ है। वो वाली चीज़ कहाँ होती थी, यानी कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता था? बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस में। ये कहाँ होता है? तो ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले वाला भाग और ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये वाले जो भाग हैं, यहाँ पर होता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वर्णात्मक मतलब सेलेक्ट करना। किसको सेलेक्ट करते हैं? हमेशा अच्छी चीज़ों को, जो गलती से कहाँ चली गई हैं? इस नलिका में चली गई हैं, फिर छन कर चली गई हैं, लेकिन वो आवश्यक है शरीर के लिए, तो उनका क्या कर देंगे? पुनरावशोषण, यानी कि उनको फिर से अवशोषित कर लेंगे। इसीलिए तो चारों तरफ से ये धमनी और शिराएं लिपटी हुई हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं धमनी और शिराएं लिपटी हुई हैं, क्यों? ताकि ये वर्णात्मक पुनरावशोषण कर सके। पुनरावशोषण मतलब फिर से अवशोषित करना, जो चला गया है कहाँ? इस नेफ्रॉन की नलिका में, उसको फिर से अवशोषित करना। और वर्णात्मक मतलब सेलेक्ट करके, ऐसा नहीं कि सबको अवशोषित कर लिया फिर से, केवल अच्छी चीज़ों को। वर्णात्मक मतलब चुनकर, तो चुनकर फिर से अच्छी चीज़ों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण। अब जो हमने समझा उसको नोट भी कर लेते हैं, आप कॉपी में उसे नोट करेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या होता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया में उत्पन्न ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता क्या है? सबसे पहले हमने देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ बोमेन संपुट में, और पदार्थ छनकर कहाँ आ जाते हैं? ग्लोमेरुलस से कहाँ जाते हैं? इस संपुट में, यहाँ। तो जो ये पदार्थ इस संपुट में आते हैं, उसी पदार्थ को जो छनकर आए हैं बोमेन संपुट में, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है? तो अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, क्या है इसका मतलब? परानिशन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया में उत्पन्न ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ वसीय अम्ल, क्रिएटिनिन आदि उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ, यानी कि ये पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल और वसीय अम्ल और क्रिएटिनिन, ये तो उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनको तो शरीर से बाहर निकालना है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में है। लेकिन इनके साथ साथ क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ वसीय अम्ल और विटामिन तथा जल। ये जो रेड कलर में मैंने लिखे हैं, इनके साथ साथ, यानी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ साथ, यानी कि जिसमें उत्सर्जी पदार्थ हैं उसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ वसीय अम्ल और विटामिन जल, ये जो रेड कलर में लिखे हैं, ये काम के पदार्थ भी आ गए हैं। किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, ठीक है? तथा अन्य उपयोगी लवण भी होते हैं। इन सभी आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करके रक्त में डाल दिया जाता है। सिंपल सी बात है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ, तो इसमें आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन संपुट में। और इस फिल्ट्रेट में मेनली होता क्या है? इसमें होता है यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ वसीय अम्ल और क्रिएटिनिन, इनको बाहर निकालना है। लेकिन इनके साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ वसीय अम्ल और विटामिन जल, ये भी आ जाते हैं। तो इनको ये जो केशिकाएँ हैं, रक्त केशिकाएँ यानी धमनी और शिराएँ, पुनः अवशोषित कर लेती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो हम यहाँ पर नेफ्रॉन की क्रियाविधि का दूसरा स्टेप भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसका नाम है वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो अब समझते हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि के तीसरे स्टेप को, जो है नलिका श्रावण यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो नलिका श्रावण होता है, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि जो दूसरा स्टेप था वर्णात्मक पुनरावशोषण, उसके विपरीत होने वाली क्रिया है। अब कैसे विपरीत होती है? देखिए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि अगर गलती से इस ट्यूब में, यानी कि नेफ्रॉन की ट्यूब में कोई उपयोगी पदार्थ चले जाते थे, तो ये जो केशिकाएं हैं, ये केशिकाएं उनको फिर से अवशोषित कर लेती थी उपयोगी पदार्थों को, ताकि वो फिर से शरीर में चले जाएं और बाहर वेस्ट ना हो। और
अब नलिका श्रावण में क्या होता है? नलिका श्रावण में होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन संपुट है, यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ हानिकारक पदार्थ फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, यानी छन नहीं पाते, और वो इस नलिका में जाने के बजाय यहाँ रुधिर में आ जाते हैं। अब वो इन केशिकाओं में आ गए हैं, रुधिर केशिकाओं में, कौन से? यानी कि हानिकारक पदार्थ, और वो यहाँ पर छन नहीं पाए, जबकि उनको छनकर इस नलिका में चले जाना था, नेफ्रॉन नलिका में। तो अब क्या होता है, उन हानिकारक पदार्थ को ये रुधिर केशिकाएं, यानी कि जो धमनी और शिरा का जो जाल दिख रहा है, ये क्या करती हैं, उन हानिकारक पदार्थों को रुधिर में से सीधे नलिका में डाल देती हैं। क्या कर देती हैं? सीधे इस पीली जो नलिका दिख रही है, यानी कि नेफ्रॉन की नलिका जो आपको दिख रही है, उसमें ये क्या कर देती हैं, उन पदार्थों को डाल देती हैं। तो ये हो गया नलिका श्रावण, यानी कि नलिका में जो श्रावण होता है कौन करती है? केशिकाएं। किस चीज़ का? हानिकारक पदार्थों का। तो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एक दूसरे के विपरीत है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन में जो उपयोगी पदार्थ इस नलिका में चले जाते हैं, नेफ्रॉन की नलिका में, उनको ये केशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। जबकि जो नलिका श्रावण होता है उसमें क्या होता है कि ये केशिकाएं कुछ हानिकारक पदार्थों को जो छन नहीं पाते उसको इस नलिका में श्रावित कर देती हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि क्या होता है नलिका श्रावण। इसको लिखना कैसे है? देखिए, इसके नोट्स में हम देखेंगे कि रुधिर से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पिगमेंट्स हो गया, यानी कि ऐसे पदार्थ जो रंग देते हैं किसी कोशिका को, औषधियाँ, यूरिक अम्ल आदि, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं छन पाते हैं। जिनको छनना चाहिए था, यानी इन हानिकारक पदार्थों को, ये छन नहीं पाते, बल्कि रक्त में चले जाते हैं। तो रक्त केशिकाएं इन हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को वृक्क नलिकाओं में डालती रहती हैं, और इस प्रक्रिया को हम नलिकीय श्रावण कहते हैं, और ये वर्णात्मक पुनरावशोषण के विपरीत होने वाली प्रक्रिया है। तो ये है तीसरा स्टेप, नलिका श्रावण। इस प्रकार से ये पूरा स्टेप, 3 स्टेप होते हैं किसके? नेफ्रॉन में ब्लड से यूरिन बनने की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से जब इन 3 स्टेप के द्वारा ब्लड से यूरिन बन जाता है तो उसके बाद यहाँ संग्रह वाहिनी में जाता है जो मूत्र बन गया है, और उसके बाद हम जानते हैं कि वो हाइलम से होते हुए, और उसके बाद वहाँ से जो 2 यूरिटर यानी मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उनमें होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और फिर यूरिथ्रा से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है यूरिन फॉर्मेशन के और उसके उत्सर्जन की। तो इसके बाद जो अगला पार्ट है इस टॉपिक का, वो है कृत्रिम वृक्क, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं नॉर्मली, या फिर हीमोडायलिसिस भी इसे कहते हैं। अब ये आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस होता क्या है, इसको हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। यहाँ पर इसका डायग्राम भी है। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बताऊँ आपको, तो होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे, किसी भी वजह से हो सकता है, वो किडनी में चोट आने से हो सकता है, या फिर उसकी क्रियाविधि अगर किसी और कारण से रुक जाती है, तो क्या होता है, ब्लड के द्वारा छनकर यूरिन नहीं बन पाता है। अब अगर मूत्र का निर्माण नहीं होगा तो उत्सर्जी पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे और रुधिर साफ नहीं हो पाएगा, और रुधिर गाढ़ा हो जाएगा, उसका बहना मुश्किल हो जाएगा, और सारी क्रियाएं बंद होकर मृत्यु हो सकती है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारे पास क्या उपाय है? तब हम अपनाते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए, ये पेशेंट है जिसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर सिंपली आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हम इसके रक्त को बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर इस मशीन के द्वारा उसके रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जा रहा है, या उसकी अशुद्धियों को बाहर निकाला जा रहा है। और जब उसकी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उस कृत्रिम रूप से छाने हुए रुधिर को हम वापस इस रोगी के शरीर में डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर शरीर के बाहर रुधिर को साफ करना ही क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का काम है, या फिर इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, अच्छे से नोट कैसे करना है, उसको देखते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क यानी किडनी क्षतिग्रस्त होकर यानी नष्ट होकर अपना कार्य करना बंद कर देती है या देता है। क्षतिग्रस्त किडनी या वृक्क ने कार्य न करने से
शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार यानी कि जो बेकार पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किडनी का काम एक एडवांस मशीन के द्वारा करते हैं। कैसे, देखते हैं। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाती है। तो जिस मशीन से हम आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं वो है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलेजर का काम करता है। तो ये जो यहाँ पर आपको टंकी जैसी रचना दिखाई दे रही है मशीन में, उसे हम कहते हैं डायलाइजर। ठीक है, आगे देखते हैं। डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। यहाँ देखिए, इस टंकी के अंदर आपको एक पीले कलर का तरल द्रव दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसके द्वारा डायलिसिस होगा यानी फिल्ट्रेशन होगा आर्टिफिशियली। आगे देखते हैं। डायलिसिस के समय रोगी का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो यहाँ धमनी यानी कि जो हमारी आर्टरी है उसके द्वारा हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और आर्टरी से रुधिर को बाहर निकालकर उसे ठंडा किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और उसके बाद आगे देखते हैं। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ धमनी से रक्त को निकालकर कहाँ भेजा जा रहा है, डायलाइजर में। उसके बाद क्या किया जाता है, इस तरह से शुद्ध किए गए रक्त को यहाँ पर इस टंकी में यानी कि जो डायलाइजर है वहाँ पर जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो पुनः उसको शरीर के तापक्रम पे लाया जाता है। पहले हमने उसे ठंडा कर दिया था बाहर निकाल कर रुधिर को, फिर शुद्ध किया इस टंकी में यानी कि डायलाइजर में, और फिर उसे वापस बॉडी टेम्परेचर पर ले आए उस रक्त को यानी कि रुधिर को। फिर इस रक्त को पंप की मदद से रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर फिर से हमने उसे वापस पेशेंट के शरीर में पहुंचा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो डायलिसिस मशीन होती है, डायलिसिस मशीन रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, या डायलिसिस भी हम इसे कह देते हैं। हीमो मतलब होता है रक्त। ठीक है, तो इसको हम हीमोडायलिसिस भी कह देते हैं, और नॉर्मली इसको आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस कहते हैं। अब इसके आखिरी भाग में हम समझेंगे पादप में उत्सर्जन। अभी तक हमने देख लिया कि मनुष्य में किस प्रकार से किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगर किडनी खराब हो जाती तो हम डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पौधे किस प्रकार से अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधों के पास 2 तरीके होते हैं। पहला है या तो वो निष्कासित कर दें यानी कि शरीर से बाहर निकाल दें उत्सर्जित पदार्थों को, या अगर वो निष्कासित ना कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में वो उनको शरीर में ही संचयित कर देते हैं, कहीं एक ऐसी जगह पर जमा कर देते हैं जिससे वो हानिकारक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो निष्कासन में देखिए पहले क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में निष्कासित O2, सब हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वो कैसे निकलती है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा। हम जानते हैं कि जो पत्तियों की निचली सतह होती है वहाँ पर एक छोटे छोटे पोर होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और वो शरीर O2 को बाहर निकाल देते हैं पौधे के शरीर से। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण में O2 का निष्कासन स्टोमेटा द्वारा। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये हमने देख लिया, श्वसन से निष्कासित CO2। श्वसन जब पौधे करते हैं तो वो CO2 निष्कासित करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा भूलेंगे नहीं। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो O2 को शरीर से बाहर निकालेंगे, लेकिन जब वो श्वसन करेंगे यानी कि रेस्पायरेशन जब पौधों में होगा तो वो CO2 को बाहर छोड़ेंगे हमारी तरह। ठीक है, और उसको भी वो किसके द्वारा छोड़ते हैं, रंध्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा, जो लीफ की निचली सतह पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो निष्कासन होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन में, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, जो उनका एक्सेस वाटर होता है, जो आवश्यकता से अधिक पानी पौधों के अंदर आ जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और उसको भी स्टोमेटा के द्वारा ही निकाला जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को यानी कि चाहे वो O2 है, चाहे वो CO2 है, या फिर H2O यानी कि वाटर है, इन तीनों को ही किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है पौधों के द्वारा। और ये स्टोमेटा होते कहाँ हैं, जो पौधे की पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर। ठीक है, तो ये वाली जो निचली सतह होगी उस पर ही क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। तो ये तो हो गया एक मेथड पौधों में, वो है निष्कासन।
और दूसरा तरीका क्या है पौधों में, वो है संचयन। अब वो संचयन यानी कि जमा किस चीज़ को करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए पौधे उत्सर्जी पदार्थों को, यहाँ पर देखिए पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। ठीक है, टैनिन एक पदार्थ है, वृक्षों की छाल में, रेजिन, गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जो टेनिन होता है वो कहाँ होता है, छाल में, और जो रेजिन और गोंद होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, पुराने जाइलम में। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। फिर से देख लीजिए, टैनिन होता है वृक्षों की छाल में, रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं, पुराने जाइलम में। आगे क्या लिखा है, कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूध या तरल पदार्थ के रूप में संचित रहता है। ठीक है, तो एक जो डेंस लेटेक्स होता है, लेटेक्स के फॉर्म में भी ये अपने अवशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर ही जमा कर लेते हैं, उन्हें उत्सर्जित करने के बजाय, और वो हानिकारक नहीं रह जाते क्योंकि वो उन्हें एक विशेष जगह पर एक विशेष रूप से संचयित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये मेथड है पौधों में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का। तो इसी के साथ हमारा ये जो उत्सर्जन वाला यानी एक्सक्रीशन वाला टॉपिक बचा हुआ था इस जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, वो भी कंप्लीट हो गया और हमने इस चैप्टर को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। एक अगले वीडियो लेक्चर से हम नया चैप्टर क्लास 10th का शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और लेते रहिए सुपर शिक्षा। थैंक यू।